सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लूम का वर्गीकरण, बीएस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है वह क्या दिया है। उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। वे क्या होते हैं, कैसे कैसे वर्गीकरण दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, लिखना आपको कैसे होता है, वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ब्लूम का वर्गीकरण इंग्लिश में इसे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तब ब्लूम का वर्गीकरण क्या होता है। ब्लूम का वर्गीकरण उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप क्या होता है, फिर भी एक बार हल्का सा बता देता हूं मैं आपको। आपका समाज आपको काफी सारे उद्देश्य प्रदान करता है। इस तरह से कोई भी उद्देश्य प्रदान कर देगा कि छात्रों का मानसिक सामाजिक विकास करना है, ज्ञान में वृद्धि करनी है, छात्रों को भारत की जानकारी बतानी है, भारत की समस्याओं की जानकारी बतानी है, संविधान की जानकारी बतानी है, छात्रों को उनके अधिकारों से परिचित करना है। तो इस प्रकार के कुछ उद्देश्य एक समाज शिक्षक को प्रदान कर देता है। शिक्षक सबसे पहले क्या करता है, इन उद्देश्यों को क्रमबद्ध रूप से लगाता है कि पहले मैं इस उद्देश्य को प्राप्त करूंगा, फिर इसे, तो एक सीक्वेंस में लगाता है और इन उद्देश्यों के साथ कुछ क्रियाएं लिखता है कि ये क्रियाएं करने से ये उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे। अगर छात्र ये क्रियाएं करने लगेंगे तो ये उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो रूप उद्देश्यों का एक शिक्षक को प्राप्त होता है इसे हम व्यवहारिक उद्देश्य बोलते हैं, उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप बोलते हैं। तो उद्देश्य के व्यवहारिक रूप में 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला तो उद्देश्यों का सीक्वेंस में लिखवा होना, उद्देश्यों को सीक्वेंस में लिखना और क्रियाओं सहित होना। व्यवहारिक रूप में एक तो उद्देश्य सीक्वेंस में लिखे होते हैं और उनके साथ कुछ क्रियाएं होती है, वर्ब होती हैं कि कौन सी क्रिया से कौन सा उद्देश्य प्राप्त होगा। तो बीएस ब्लूम का जो ये वर्गीकरण है उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। बीएस ब्लूम ने क्या किया, जो उद्देश्य एक समाज ने प्रदान किए थे एक शिक्षक को, उन उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। तो जो उद्देश्य समाज सरकार प्रदान करती है एक शिक्षक को, में सारे उद्देश्य बीएस ब्लूम ने 3 भागों में बांटे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बीएस ब्लूम ने उन सभी उद्देश्यों को रखा जो छात्रों के ज्ञान से संबंधित होते हैं, जिन उद्देश्यों में छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे छात्रों को भाषा की जानकारी हो, हमारे छात्रों को संज्ञा सर्वनाम की जानकारी हो, हमारे छात्रों को भारत की राजधानी की जानकारी हो, भारत की समस्याओं की जानकारी हो, इसके अलावा नदियों की जानकारी हो। तो ऐसा कोई भी उद्देश्य जो छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करे, नॉलेज में वृद्धि करे उनकी, उन सभी उद्देश्यों को बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य में रख दिया। भावात्मक उद्देश्य में बीएस ब्लूम ने कैसे उद्देश्य रखे, जो छात्रों की भावनाओं से जुड़े हों, इमोशन से जुड़े हों। जैसे छात्रों का नैतिक चारित्रिक विकास करना है, संवेगिक विकास करना है, इमोशनली डेवलप करना है, छात्रों को इमोशनली उनका डेवलपमेंट करना है छात्रों को। जैसे छात्र किसी कार्य पर हमेशा दृढ़ रहें, ज़्यादा घबराएं नहीं, जल्दी हताश निराश न हो। तो मैं सारे उद्देश्य बीएस ब्लूम ने भावात्मक उद्देश्य वाले इस ग्रुप में रख दिया। तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। ऐसा कोई भी उद्देश्य है जो छात्रों को कोई कार्य करना सिखाता हो। जैसे छात्रों को मशीन चलाने आनी चाहिए, क्रिकेट खेलना आना चाहिए, या कोई दूसरे कार्य करने आने चाहिए। तो कोई भी कार्य करना आना चाहिए छात्रों को, ऐसा कोई उद्देश्य है तो वो बीएस ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य में रखा। तब बीएस ब्लूम ने क्या किया, सबसे पहले तो उद्देश्यों को 3 भागों में बांट दिया। जितने भी उद्देश्य एक समाज ने प्रदान किए थे एक शिक्षक को, एक समाज के जितने भी उद्देश्य होते हैं उन सबको बीएस ब्लूम ने सबसे पहले तो 3 भागों में बांटा। ज्ञानात्मक उद्देश्य में वे सारे उद्देश्य रखे जो छात्रों को नॉलेज प्रदान करते हो। भावात्मक उद्देश्य में वे सभी उद्देश्य रखे जो छात्रों की संवेग हो, इमोशन से जुड़े हों। क्रियात्मक उद्देश्य में वे सारे उद्देश्य रखे जो छात्रों की क्रियाएं, कार्य करने से जुड़े हों। तो इस प्रकार 3 भागों में बीएस ब्लूम ने उद्देश्यों को बांटा और उसके बाद इन उद्देश्यों को भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 6 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या है, सबसे पहले तो उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है और उसके बाद इन उद्देश्यों को भी अलग अलग 6 उप भागों में बांटा गया है। तब सबसे पहले तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है और उसके बाद इन उद्देश्यों को भी 6 अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर कोई शिक्षक ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त करने होंगे, फिर बोध के, फिर प्रयोग के, फिर विश्लेषण के, फिर संश्लेषण के, फिर मूल्यांकन के। ठीक इसी प्रकार अगर कोई भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस प्रकार इस क्रम में भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई शिक्षक क्रियात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे इन स्टेप से होकर गुजरना होगा, इन उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा।
तब इस प्रकार हम कह सकते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमारे उद्देश्यों को इस प्रकार क्रमबद्ध रूप में रखा गया है। तो व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है ये ब्लूम की। तब व्यवहारिक रूप में अगर हम उद्देश्यों को लिखते हैं तो दो बातें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो सीक्वेंस क्रमबद्ध होना, दूसरा क्रियाओं का होना। तो पहला तो उद्देश्य क्रमबद्ध होने चाहिए, दूसरे क्रियात्मक होने चाहिए। तो ब्लूम ने क्या किया, हमारे उद्देश्यों को इस तरह से क्रमबद्ध कर दिया। एक शिक्षक पहले उन उद्देश्यों को प्राप्त करेगा जो ज्ञान से संबंधित हो, फिर उन्हें प्राप्त करेगा जो बोध से संबंधित हो, फिर प्रयोग से संबंधित, फिर विश्लेषण संश्लेषण, फिर ऐसे। तो बीएस ब्लूम ने उद्देश्यों को एक क्रमबद्ध रूप तो हमें प्रदान कर दिया। इन उद्देश्यों को बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य कहा, इन उद्देश्यों को भावात्मक उद्देश्य कहा और इन उद्देश्यों को क्रियात्मक उद्देश्य कहा। तो समझ गए आप बीएस ब्लूम ने क्या किया। बीएस ब्लूम ने सबसे पहले तो उद्देश्यों को क्रमबद्ध रूप हमें प्रदान किया कि इस क्रम में एक शिक्षक को उद्देश्य पहले तो रखने चाहिए, इस क्रम में उद्देश्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। इस क्रम में पहले ये उद्देश्य प्राप्त करेगा, फिर ये और ये उद्देश्य छात्रों की बुद्धि नॉलेज से जुड़े होते हैं, तो इन उद्देश्यों को बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य कहा। ये इमोशन से जुड़े होते हैं तो इन उद्देश्यों को भावात्मक उद्देश्य। ये कि कुछ कार्य करने से जुड़े होते हैं तो इन उद्देश्यों को क्रियात्मक उद्देश्य कहा। अब आप समझ गए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या किया गया है। सबसे पहले तो उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है और उन 3 भागों को भी अलग अलग 6 भागों में बांटा गया है। तो ये थोड़ा सा शब्द आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। बोध का उबोध हो सकता है, प्रयोग का अनुप्रयोग हो सकता है, या क्रियात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं में भी आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई व्यक्तियों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अपने अपने उद्देश्य अपडेट किए हैं। तो आपके बुक में किस व्यक्ति के उद्देश्य लिखे हुए हैं वो आप देख लेना। अब आप समझ गए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या किया गया है। अब आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, यह सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। ये बीएस ब्लूम है, इन्होंने 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी है। तो बीएस ब्लूम का पूरा नाम बेंजामिन सैमुअल ब्लूम है, ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है। तो अकेले बीएस ब्लूम ने ही नहीं दी ये टैक्सोनॉमी, ब्लूम ने और उनके सहयोगियों ने दी है। तो सबसे पहले ब्लूम ने बताया ज्ञान के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये शब्द भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य से ज्ञानात्मक पक्ष जुड़ा होता है, भावात्मक उद्देश्य से भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक उद्देश्य से क्रियात्मक पक्ष जुड़ा होता है। तो ये बातें आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। अब एक एक करके सारे उद्देश्य पढ़ते हैं हम, बीएस ब्लूम के क्या उद्देश्य हैं। तो अब समझो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे पहले तो उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है और फिर उन भागों को भी 6 भागों में बांटा गया है। मतलब क्या हुआ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में उद्देश्यों को लगभग 18 भागों में बांटा गया है। तो 18 भाग है, तो इस प्रकार एक टीचर इनके अकॉर्डिंग अपने उद्देश्यों का वर्गीकरण कर सकता है। अब में जो उद्देश्य हैं अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करते हैं। ये सारे हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। पहले ज्ञान के उद्देश्य, फिर बोध के, प्रयोग के, विश्लेषण के, संश्लेषण के, मूल्यांकन के। अगर कोई शिक्षक ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त करने होंगे, फिर बोध के, फिर प्रयोग के, फिर विश्लेषण के, फिर संश्लेषण के, फिर मूल्यांकन के, और उसके बाद उसे भावात्मक उद्देश्य प्राप्त करने होंगे, फिर उसे क्रियात्मक। इस तरह से छात्रों का सर्वांगीण विकास हो जाता है। तब ज्ञानात्मक उद्देश्यों में सबसे निम्न स्तर, लोअर ऑब्जेक्टिव, या सबसे छोटा उद्देश्य या सबसे पहला उद्देश्य ज्ञान होता है। अगर आप किसी भी चीज को पिरामिड की फॉर्म में दर्शाते हैं तो सबसे छोटा स्तर सबसे पहले रखना होता है आपको, सबसे पहली चीज। क्योंकि जब कोई पिरामिड बनता है तो नीचे से शुरू होता है, तो नीचे से बनना शुरू होता है, इस तरह से पिरामिड बन जाता है। तो सबसे पहली चीज हम पहले रखते हैं और सबसे लास्ट वाली चीज सबसे लास्ट में रखते हैं। तो अगर आप पिरामिड के रूप में किसी चीज को दर्शाना चाहते हैं तो इस तरह दर्शा सकते हैं। पेपर में भी आप इस तरह पिरामिड बना सकते हैं। ये सबसे लोअर ऑब्जेक्टिव है ज्ञानात्मक पक्ष का, यह सबसे हाइयर ऑब्जेक्टिव है ज्ञानात्मक पक्ष का। हमारा सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञान। अब बीएस ब्लूम ने ज्ञान में कौन कौन से उद्देश्य रखे। ऐसे उद्देश्य हैं जिनमें छात्र कोई भी चीज रटते हैं, वे सारे उद्देश्य ज्ञान में आते हैं। ज्ञान में छात्र कोई ना कोई चीज रटेंगे, जैसे कि भारत की क्या राजधानी है, संज्ञा की क्या परिभाषा है, विनय एक संज्ञा है, ये लाइन बच्चे रट लेंगे, पहाड़े रट लेंगे। तो ज्ञान में बच्चे कोई नया ज्ञान रटते हैं। बोध में बच्चे उस ज्ञान को समझते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं कि संज्ञा एक्चुअल में होता क्या है। बच्चे उसे खुद समझते हैं, सीधा सीधा सा रटते नहीं है, उसे समझते हैं। प्रयोग में बच्चे उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं जो उन्होंने समझा है। विश्लेषण में जो चीज बच्चों ने सीखी है उसको अलग अलग भागों में तोड़कर देखते हैं, अलग अलग भागों में तोड़कर समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई सूत्र है, x² + y² = z²। तो ये सूत्र बच्चों ने समझ लिया है। विश्लेषण में बच्चे इस सूत्र को अलग अलग भागों में तोड़ेंगे और अलग अलग भागों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। किसी भी चीज को उसके भागों में तोड़ने की प्रक्रिया विश्लेषण कहलाती है। बच्चों ने प्रयोग में समझ लिया, बोध और प्रयोग में समझ लिया कि कोई फैन पंखा कैसे काम करता है। तो विश्लेषण में बच्चे उस पंखे को उसके भागों में तोड़ेंगे और अलग अलग समझेंगे। संश्लेषण में क्या होता है,
विश्लेषण के बाद बच्चे उन अलग अलग भागों को आपस में जोड़ेंगे और दोबारा फैन बनाएंगे और एक कोई नया ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो विश्लेषण में बच्चे किसी चीज को उसके भागों में तोड़कर अलग अलग अध्ययन करते हैं। संश्लेषण में उन अलग अलग भागों को बाद में आपस में जोड़कर एक नई चीज बनाते हैं। समझ गए आप? विश्लेषण में हम तोड़कर अध्ययन करते हैं, संश्लेषण में हम किसी टूटी हुई चीज को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे 3-4 सूत्र हैं, ये 3-4 सूत्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इन सब सूत्रों को आपस में मिलाकर हम एक सूत्र बना देते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम संश्लेषण बोलते हैं। विश्लेषण क्या होता है? किसी एक सूत्र से को तोड़कर 3-4 सूत्र बनाना। विश्लेषण का मतलब तो होता है तोड़ना, संश्लेषण का मतलब जोड़ना। मूल्यांकन में बच्चे ये देखते हैं कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है या जो चीज़ सीखी है उसका क्या मूल्य है, क्या वह हमारे जीवन में लाभदायक है या नहीं, वह सही भी है या नहीं। तो मूल्यांकन भी हम करते हैं। अगर आपने कोई नया ज्ञान प्राप्त किया है तो आप उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि यह क्या सही है या नहीं है, या फिर यह हमारे जीवन में कहाँ पर कितना काम आ सकता है। जैसे आपने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, उसके बाद में आपने सोचा होगा कि त्रिकोणमिति इतनी टफ है, हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारे जीवन में कभी काम आएगी? तो वही मूल्यांकन था। तब ज्ञानात्मक उद्देश्य बच्चे के ज्ञान से संबंधित होते हैं। इन उद्देश्य में बच्चे नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान में बच्चे क्या करते हैं? कोई नई चीज रटते हैं, बोध में उस चीज को समझते हैं, प्रयोग में बच्चे उस चीज का प्रयोग करना सीखते हैं, विश्लेषण में उस चीज को तोड़कर समझते हैं और ज्यादा, संश्लेषण में अलग अलग भागों को जोड़कर कुछ नया समझते हैं। मूल्यांकन में जो ज्ञान बच्चों ने प्राप्त किया है उसका मूल्यांकन करते हैं। पहले ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं एक शिक्षक को, फिर बोध के, फिर प्रयोग के, फिर विश्लेषण के, फिर संश्लेषण के, फिर मूल्यांकन के। अगर एक शिक्षक इस तरह से ये सभी उद्देश्य प्राप्त कर लेता है तो इसका मतलब है कि उस शिक्षक ने छात्रों के ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं, मतलब छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास कर दिया है। ये उद्देश्य इसी तरह से प्राप्त होने हैं, नीचे से ऊपर की तरफ कोई प्राप्त होने हैं, पिरामिड के रूप में दर्शाए हुए हैं। इस वजह से शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता पहले संश्लेषण के उद्देश्य प्राप्त करे फिर ज्ञान के, नहीं। शिक्षक पहले ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त करेगा फिर मूल्यांकन के उद्देश्य प्राप्त करेगा। इसी तरह से अगर शिक्षक ने ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन सभी के उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं, इसका मतलब है उसने ज्ञानात्मक सभी उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं। उसके बाद उसे भावात्मक उद्देश्य प्राप्त करने होंगे। भावात्मक उद्देश्य मतलब जो छात्रों के इमोशन, भावनाओं से जुड़े हों, संवेगों से जुड़े हों। छात्र जल्दी न रोएं, कार्य पर दृढ़ रहें, जल्दी न हंसे, हताश निराश न हो, जल्दी हार न माने, अपनी जिंदगी में चारित्रिक नैतिक उनका विकास हो। तो वो सब भावनाओं से जुड़ा होता है छात्रों के भावात्मक उद्देश्य है। वही बात है, ये सारे भावात्मक उद्देश्य हैं। भावात्मक उद्देश्य भी 6 भागों में बांटे हुए हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। सबसे पहले एक शिक्षक को ये उद्देश्य प्राप्त करना होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर इस तरह से एक शिक्षक ये उद्देश्य प्राप्त कर लेता है तो सभी छात्रों के भावात्मक उद्देश्य भी प्राप्त हो जाएंगे। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्था, चारित्रिकरण, ये भावात्मक उद्देश्य होते हैं। भावात्मक उद्देश्य का ये सबसे लोअर ऑब्जेक्टिव होता है, ये सबसे हायर ऑब्जेक्टिव होता है भावात्मक उद्देश्य का। अब इनकी बात करते हैं, इनमें क्या होता है। सबसे पहले होता है आग्रहण। आग्रहण में बच्चे कोई नया ज्ञान ग्रहण करते हैं भावनाओं से संबंधित। आग्रहण में हम बच्चों को कोई मोटिवेशनल स्पीच दे सकते हैं उनके इमोशन से रिलेटेड, कि जो बच्चे होते हैं या जो अच्छे बच्चे होते हैं वे कभी रोते नहीं हैं। अगर कोई उन्हें डांट लगाता है तो बच्चे नहीं रोते हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वे उस कार्य को कम से कम 15-20 बार करके देखते हैं, जब तक वह नहीं होता तब तक करते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को हम कोई ज्ञान प्रदान करते हैं, बच्चे उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं इमोशन से रिलेटेड। उसके बाद अनुक्रिया में बच्चे उस ज्ञान से संबंधित अनुक्रिया करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चे, किसी बच्चे को कोई डांटता है तो बच्चे रोते नहीं है, नहीं चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही पता है, उन्होंने ज्ञान ग्रहण कर लिया आग्रहण में कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वे रोते नहीं है, चिल्लाते नहीं है। या फिर अगर कोई काम किसी बच्चे पर नहीं हो रहा है तो वह 15-20 बार करके देखेगा, बार बार करेगा जब तक वह नहीं होगा। इसका मतलब है जो ज्ञान यहाँ पर बच्चों ने ग्रहण किया है, अनुक्रिया में बच्चे उस क्रिया को करते हैं, उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। अनुमूल्यन में बच्चे क्या करते हैं, उसे अपना मूल्य बना लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ने ज्ञान ग्रहण किया, यहाँ पर बच्चे उस ज्ञान के अकॉर्डिंग क्रिया करते हैं, तो क्रिया करने के बाद उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर उसे अपने एक जीवन का, अपनी लाइफ का एक मूल्य बना लेते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी जल्दी रोता नहीं हूँ या हार नहीं मानता हूँ अपने जीवन में, किसी काम को बार बार करता हूँ जब तक वो हो नहीं जाता। तो यहाँ पर बच्चे किसी भी चीज को अपना मूल्य बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चे कोई मूल्य बना लेते हैं तो टीचर, किसी बच्चे के टीचर, मम्मी पापा या दोस्त अलग अलग
बातें बच्चों को बताते रहते हैं और उन बातों से बच्चे अपने मूल्य बनाते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे अपने काफ़ी सारे मूल्य बना लेते हैं कि हमें रोना नहीं चाहिए, कार्य पर मजबूत रहना चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए, जल्दी हंसना नहीं चाहिए, इमोशनली स्ट्रोंग रहना चाहिए, किसी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए, हार हताश निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो इस तरह के बच्चे इमोशनली काफ़ी सारे अपने मूल्य बना लेते हैं। अवधारणा की स्थिति में क्या करते हैं, बच्चे बहुत सारे मूल्यों में से किसी एक मूल्य का चयन करते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा बच्चे को डांट रहा है तो बच्चे के पास काफ़ी सारे मूल्य हैं, तब बच्चे क्या करेंगे, उन काफ़ी सारे मूल्यों में से एक मूल्य का चयन कर लेंगे कि हमें बोलना नहीं है, चुप रहना है। तो उनका एक मूल्य है कि अगर कोई बड़ा डांटता है तो बच्चे चुप रहेंगे। लेकिन अगर कोई छोटा डांटता है तो जो बच्चे होते हैं वे अपने मूल्य देखते हैं और उन्हें अपना एक मूल्य मिलता है कि अगर कोई छोटा डांटे तो उसे डांट लगाओ कि तू छोटा है, कैसे हम पे चिल्ला रहा है। तो उदाहरण में बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी सारे मूल्यों में से किसी एक मूल्य का चयन करते हैं। व्यवस्था में बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी सारे मूल्यों की एक सीरीज बना लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों के जीवन में कोई समस्या आ गई, तो व्यवस्था में बच्चे अपने मूल्यों की एक व्यवस्था कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं इस मूल्य का प्रयोग करूंगा, फिर इस मूल्य का, फिर इस मूल्य का, फिर इस मूल्य का। इस तरह से एक सीरीज बना लेते हैं बच्चे कि मैं इस समस्या से मूल्यों के इस क्रम में निकलूंगा। अवधारणा में तो बच्चे बहुत सारे मूल्यों में से एक मूल्य का चयन करते हैं। व्यवस्था में बच्चे कई सारे मूल्यों की एक सीरीज बना लेते हैं कि मैं इस समस्या से मूल्यों के इस क्रम में निकलूंगा। जैसे अगर कोई बड़ा बच्चों को डांट रहा है तो बच्चों का पहला मूल्य है, बच्चे सबसे पहले अपने इस मूल्य का प्रयोग करेंगे, अगर बड़ा डांट रहा है तो हमें नहीं बोलना, चुप रहना है। लेकिन बड़ा फिर भी डांट रहा है, किसी के मम्मी पापा फिर भी डांट रहे हैं, तो बच्चा दूसरे मूल्य का प्रयोग करता है अपने कि हम अपने मम्मी पापा को समझाएंगे। अगर मम्मी पापा जब भी डांटना बंद नहीं करते, चुप रहने से भी, तब हमें समझाएंगे। अगर समझाने से भी काम नहीं चलता तो हम रोने लगेंगे। अगर रोने से भी काम नहीं चलता तो हम हाथापाई पे उतर आएंगे कि हम लड़ने लगेंगे, हम भी चिल्लाने लगेंगे, तुम कैसे डांट रहे हो, बड़े हो तो क्या डांटोगे। तो व्यवस्था में एक बच्चा अपने मूल्यों की एक व्यवस्था बना लेता है कि मैं इस समस्या से मूल्यों के इस क्रम में निकलूंगा। चारित्रीकरण, चारित्रीकरण में बच्चों का एक चरित्र बन जाता है। मतलब बच्चे जिस मूल्य का ज़्यादा प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, वह उनके चरित्र में झलकने लगता है और उस बच्चे को उसी मूल्य के अनुरूप जाना जाने लगता है। अगर कोई बच्चा चुप रहने वाले मूल्य का ज़्यादा प्रयोग करता है तो बच्चे का चरित्र शांतमय हो जाता है। हम बच्चे के बारे में ये कहते हैं उसका चरित्र शांति वाला है, वह शांत रहता है, चिल्लाता नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा चिल्लाता रहता है, चिल्लाने वाले मूल्य का ज़्यादा प्रयोग करता है, तब उसका चरित्र ऐसा ही बन जाता है। हम कहते हैं कि उसका चरित्र थोड़ा अग्रेसिव है, वह भड़कीला टाइप का है। तब ये भावात्मक उद्देश्य थे। अगर कोई शिक्षक भावात्मक उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है सभी, तब उसे पहले आग्रहण के, फिर अनुक्रिया के, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्था और चारित्रीकरण के इस प्रकार उद्देश्य प्राप्त करने होंगे। अगर कोई टीचर भावात्मक उद्देश्य सभी प्राप्त कर लेता है, तब उसे क्रियात्मक उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं। अब क्रियात्मक उद्देश्य भी इस तरह से लिखे हुए हैं, ये सबसे लोअर ऑब्जेक्टिव है, ये सबसे हायर ऑब्जेक्टिव है क्रियात्मक उद्देश्य का। तो उत्तेजना, कार्यवाही, निरंतरण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। तो टीचर को क्या करना होगा, अगर एक टीचर छात्रों के क्रियात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है या क्रियात्मक पक्ष का विकास करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले उत्तेजना के उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा, फिर कार्यवाही के, फिर नियंत्रण के, फिर समायोजन के, फिर स्वाभाविकरण के, फिर आदत निर्माण के। उत्तेजना में क्या होता है, हम बच्चों को कोई मोटिवेट करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो ये क्रियात्मक उद्देश्य हैं। तो ये क्रियात्मक उद्देश्य कार्यों से, छात्रों की क्रियाओं से संबंधित होंगे। उत्तेजना, उत्तेजना में कोई शिक्षक छात्रों को उत्तेजित करता है, मोटिवेट करता है किसी कार्य को करने के लिए। जैसे कि टीचर कह सकता है कि अगर कोई बच्चा इस टेस्ट में 10 में से 10 नंबर लाता है तो मैं सब उस बच्चे को साइकिल गिफ्ट दूंगा। तो वह साइकिल उत्तेजित कर रही है बच्चों को पढ़ने के लिए। तब उत्तेजना में बच्चों को उत्तेजना मिलेगी जिससे कि वे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। कार्यवाही, उत्तेजना के प्रभाव में बच्चे कार्यवाही में कुछ कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे उस टेस्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। जैसे टीचर ने कहा है कि मैथ का टेस्ट है तो 10 में से 10 लाने, मैं आपको साइकिल दूंगा, तो ये तो उत्तेजना हुई। लेकिन उत्तेजना के प्रभाव में बच्चे कार्यवाही करते हैं, मैथ का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सवाल वगैरह निकालते हैं। तो कार्यवाही में बच्चे उत्तेजना के प्रभाव में कुछ कार्य करते हैं। नियंत्रण में बच्चे अपनी क्रियाओं में नियंत्रण करते हैं, अपनी क्रियाओं को देखते हैं कि क्या क्या कार्य मैं कर रहा हूँ और क्या लक्ष्य मेरा है। तो नियंत्रण में बच्चे अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं जो वे कार्य कर रही हैं। समायोजन में बच्चे जो हमारे उत्तेजना होती है और जो हमारे उद्देश्य होते हैं उसमें समायोजन स्थापित करते हैं जिससे कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, न तो हम ज़्यादा पढ़ लें न हम कम पढ़ें। तो समायोजन में बच्चे हमारे उत्तेजना में और उद्देश्यों में समायोजन स्थापित करते हैं। स्वाभाविकरण में बच्चे जब किसी क्रिया को बार बार करने लगते हैं तो वह उनके स्वभाव में आ जाती है, उस प्रक्रिया को हम स्वाभाविकरण बोलते हैं।
देखो यहाँ पर बच्चों को कोई उत्तेजना होती है, यहाँ पर बच्चे कोई कार्य करते हैं, यहाँ पर अपनी क्रियाओं में नियंत्रण करते हैं और यहाँ पर समायोजन करते हैं उत्तेजना में और उद्देश्यों में, मतलब बच्चे कोई कार्य करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे उस कार्य को बार बार करते रहते हैं तो स्वाभाविकरण में पहुंच जाते हैं हमें, मतलब वह क्रिया उनके स्वभाव में आ जाती है, बच्चे उसे बड़ी आसानी से करने लगते हैं। लेकिन अगर बच्चे उस कार्य को ज़्यादा करते हैं तो वह उनकी आदत बन जाती है, तो वह प्रक्रिया उनकी आदत में आ जाती है। कोई प्रक्रिया बच्चों की आदत में आ गई है, इसका मतलब बच्चे उस क्रिया को करना सीख गए हैं। और वही बात तो मानी जाती है क्रियात्मक उद्देश्य में, हम बच्चों को कुछ करना सिखाते हैं। तो आदत निर्माण में बच्चे कोई काम करना सीख जाते हैं, तो इस प्रकार क्रियात्मक उद्देश्य हमारे प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो सारे उद्देश्य में एक जगह आपको लिखकर बताता हूँ। बीएस ब्लूम ने क्या किया, उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया, उद्देश्यों को इस प्रकार वर्गीकृत किया। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 18 प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं। जो एक उद्देश्य हमें हमारा समाज हमें प्रदान करता है, उन उद्देश्यों को बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी में 18 भागों में विभाजित किया जाता है। ये उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, ये उद्देश्य 6 भावात्मक उद्देश्य होते हैं, ये उद्देश्य 6 क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। तो ये तो अलग बात है। सबसे पहले एक टीचर को क्या करना होता है, अपने उद्देश्यों को क्रमबद्ध रूप में लगाना होता है जैसे उसे उद्देश्य मिलते हैं। तो एक टीचर ब्लूम के उद्देश्य की इस विधि का प्रयोग करके अपने उद्देश्य को क्रमबद्ध रूप में लगा सकता है। पहले वह ज्ञान के उद्देश्य लिखेगा, ज्ञान के उद्देश्य मतलब सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिसमें बच्चे कुछ रट रहे हैं। फिर वह बोध के उद्देश्य लिखेगा, सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिसमें बच्चों को कुछ समझना है। फिर वह प्रयोग के उद्देश्य लिखेगा, ऐसे उद्देश्य जिसमें बच्चे कुछ कर रहे हैं। फिर वह विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन के उद्देश्य लिखेगा। उसके बाद आग्रहण अनुक्रिया अनुमूलन ये उद्देश्य लिखेगा, फिर ये उद्देश्य लिखेगा। तो इस तरह से एक सीक्वेंस मिल गई उस बच्चे को। वह पहले ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त करेगा, फिर बोध के, फिर प्रयोग के, फिर विश्लेषण संश्लेषण, इस तरह से वह सभी उद्देश्य प्राप्त करता रहेगा। तब वह इस प्रकार वह बच्चों का सर्वांगीण विकास कर देगा। मतलब जितने भी उद्देश्य होते हैं उस टीचर ने सारे उद्देश्य प्राप्त कर दिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास कर दिया। तो बीएस ब्लूम की ये जो टैक्सोनॉमी है, ये उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। मतलब क्या हुआ इसका, व्यवहारिक रूप में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला तो होता है उद्देश्यों को क्रमबद्ध रूप में लिखना। तो बीएस ब्लूम ने उद्देश्यों को देखो क्रमबद्ध रूप में तो लिख दिया, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उद्देश्यों के साथ क्रियाएं होना, वर्ब से। वर्ब्स भी होती हैं कि किस क्रिया से कौन सा उद्देश्य प्राप्त होगा। अब ज्ञान, ज्ञान का मतलब है बच्चे किसी चीज को रट रहे हैं, अपने दिमाग में कोई ज्ञान रख रहे हैं। तो ऐसी कौन सी क्रिया बच्चे करेंगे जिससे ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त हो जाएं, या ऐसी कौन सी क्रिया बच्चे करने लगे जिससे एक टीचर को पता चल जाएगी ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं। तो ज्ञान के उद्देश्य से कौन सी क्रिया जुड़ी हुई है और बोध के उद्देश्य से, प्रयोग के उद्देश्य से कौन कौन सी क्रिया जुड़ी हुई है, यह बात भी बीएस ब्लूम ने बताई। यहाँ पर सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं। अगर एक टीचर ज्ञान के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे बच्चों को परिभाषा देना सिखाना है, कुछ लर्न करना, समझना, रटना सिखाना है। जो उसने रटा है बच्चे ने उसे याद करना सिखाना है, किसी चीज़ को पहचानना सिखाना है। तो ये सारी वर्ब्स हैं। ये सारी वर्ब्स अगर बच्चा करने लगेगा, ये सारी क्रियाएं अगर बच्चा करने लगेगा किसी टॉपिक से संबंधित, तो उस टॉपिक के ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं। बोध, अगर किसी टॉपिक के बोध के उद्देश्य एक टीचर को प्राप्त करने हैं तो ये सारी क्रियाएं उसे बच्चों को सिखानी होगी। सिद्ध करना, व्याख्या करना, निर्णय लेना, वर्गीकरण करना, प्रकट करना, तो ये सारी क्रियाएं। इस तरह से उपयोग की क्रियाएं, विश्लेषण की क्रियाएं, संश्लेषण की क्रियाएं और मूल्यांकन की क्रियाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। भावात्मक पक्ष की ये क्रियाएं हैं, यहाँ पर भावात्मक पक्ष की क्रियाएं लिखी हुई हैं, यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष की क्रियाएं लिखी हुई हैं। देखो भावात्मक पक्ष की और क्रियात्मक पक्ष की क्रियाएं मैंने हिंदी में नहीं लिखी, इंग्लिश में ही लिखी है, क्योंकि भावात्मक और क्रियात्मक की कोई आपसे नहीं पूछता। तब आपको सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष की क्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी, उन्हें हल्का हल्का सा समझना पड़ेगा। आसान सी 2-3 क्रियाएं आप पढ़ लीजिए, वो आपके काम आती हैं। ये क्रियात्मक पक्ष की क्रियाएं हैं, तो इन्हें भी आप जानते होंगे। क्रियात्मक पक्ष की वर्ब है। उत्तेजना में एक बच्चा ये काम करता है, अगर बच्चा ये काम करने लगता है, इसका मतलब है वह उत्तेजित है। अब देखो बीएस ब्लूम का ये टैक्सोनॉमी है, यह उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। तो उद्देश्यों को अगर हमें व्यवहारिक रूप में लिखना है तो सबसे पहले एक सीक्वेंस में उद्देश्यों को लिखना है और हर उद्देश्य के साथ कुछ वर्ब होनी चाहिए। तो बीएस ब्लूम की इस विधि में अगर आप देखते हैं तो उद्देश्यों का क्रमबद्ध रूप भी दिया हुआ है और हर उद्देश्य के साथ कुछ क्रिया भी दी हुई है। इसका मतलब है बीएस ब्लूम की यह विधि उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। अब बीएस ब्लूम की इस विधि के अनुसार अगर आप उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से उद्देश्य व्यवहारिक रूप में लिखे जाएंगे। ये मैंने आपको कल जो क्लास ली थी, कल वाली क्लास में आपको सब कुछ बता दिया था। ज्ञान के उद्देश्य कुछ इस प्रकार होंगे, ये क्रियाएं दे सकते हैं।
परिभाषा देना, पहचान करना, व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, तो ये क्रियाएं वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार ये उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप है। बीएस ब्लूम के ये भी पूछ लिया जाता है कि किसी टॉपिक के उद्देश्यों को ब्लूम के अनुसार व्यवहारिक रूप में लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। ये कैसे लिखे हुए हैं ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप बीएस ब्लूम के वर्गीकरण को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।